हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 17 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मैथ की 16 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और यह क्लास नंबर है 17। और इस जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसका नाम था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और भिन्न का यह तीसरा भाग है। इससे पहले हम दो भाग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रैक्शन टॉपिक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 4/5 गुणा में 6/7, सॉरी 4/5 कोमा 6/7 कोमा 2/15। 2/15 का लैस है का लैस है तथा मैस है, निकालो। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। 4/5 कोमा 6/7 कोमा 2/15, तीन भिन्न दी गई है हमको और इनका हमें एलसी लैस और मैस निकालना है। तो लैस होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एलसीएम, और मैसा होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एचसीएफ। लैसा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है मैसा, यानी कि लैसा को लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं और मैसा को बोलते हैं महत्तम। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, और इसको बोलते हैं लैसा को बोलते हैं हिंदी के अंदर बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लैसा को बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैसा को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम इनको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। अब दोस्तों, अगर हमारे पास सिंपल संख्याएं हों फिर तो हम लैसा और मैसा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब भिन्न आती है तो भिन्न के अंदर लैसा और मैसा निकालने का एक मेथड होता है। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो हमको लैसा निकालना है, उसके बाद में हम मैसा को निकालेंगे। अगर लैसा निकालना है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो जब भी हमारे पास भिन्नों का लैसा निकाला जाता है तो क्या सिस्टम होता है। जब भिन्नों का लैसा निकालना हो तो आप क्या करोगे, अंशों का लैसा करोगे। अंशों का एलसीएम लोगे, यानी कि लैसा निकालोगे, और अंशों का एलसीएम हो जाएगा और हरों का एचसीएफ होगा। हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, अंशों का लैसअप है और हरों का मैसअप है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे। तो उसके बाद में आपका जो आंसर आएगा उसको आप इस फॉर्म के अंदर लिखोगे, वो आपका लैस है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा। अब दोस्तों, जैसे अंश है, अंश हमारे पास यहाँ दिए गए हैं 4, 6 और 2। अंश देखोगे इसमें 4 है, दूसरी बिन में 6 है और तीसरी बिन में हमारा 2 है। अब 4, 6 और 2 का क्या है, ये है हमारे अंश, और अंशों का ऊपर की तरफ हम एलसीएम लिखते हैं। तो अंशों का आप लैसअप है लोगे, यानी कि इनका लघुत्तम समापवर्त्य है, इनका एलसीएम 4, 6 और 2 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 12। 4, 6 और 2 का लैस है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, आपके पास एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब ये कैसे आता है, ये वैसे तो सभी स्टूडेंट को पता होता है, फिर भी बता दूं। 4, 6, 2 को आप इस तरह से लिखोगे, एक इस तरह से दो लाइन लगा के, दो से काटोगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2। फिर दो से काटोगे, 2 एकम 2। तीन में नहीं जा रहा, एक में नहीं जा रहा तो सेम लिख दोगे एक और तीन को। फिर इसमें तीन में जाएगा, 3 एकम 3, तो सभी यहाँ एक एक आ जाएगा। अब जो इधर वाली साइड के अंदर जो भी संख्याएं आती हैं उसका आपस में हम गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इस प्रकार से आया। ये हमारा 12 एलसीएम इस प्रकार से आया। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको सभी को इकट्ठा करके, और इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। या आपको कोई भी ऐसा एक कोई नंबर सोचना होता है, कोई भी एक ऐसी संख्या सोचनी होती है जिसके अंदर इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 12 के अंदर इन सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, अब भाग तो 24 के अंदर भी इन सभी संख्याओं का चला जाएगा, लेकिन आपको वह छोटी से छोटी यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको
लिखनी होती है जो जिसके अंदर इन सभी का भाग चला जाए, यानी कि 12 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर आप 12 से छोटा कोई भी संख्या लोगे तो उसके अंदर फिर तीनों का भाग नहीं जाएगा। तो आपको ऐसा संख्या सोचनी होती है जिसके अंदर इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 4 6 2 का हमने एलसीएम निकाला, ये आया हमारे पास 12। अब इसके बाद अंदर हम देखेंगे कि हरों का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि मैसे निकालना है। तो हर है हमारे यहाँ 5 7 और 15। अब क्या करोगे, अब 5 7 और 15, ये जो आपके पास हर देंगे इनका आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। 5 7 और 15 का आप एचसीएफ निकालोगे। और एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है मैस है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब। मैस है वह संख्या होती है जिसके अंदर ये सभी नंबर अलग अलग तरीके से, मतलब ऐसा इनका एक फैक्टर बनेगा कि ये सभी में कॉमन हो। अब इसका एचसीएफ निकालना है, मैस है निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। जैसे एलसीएम में हमने सभी संख्याओं को एक ही बार में लिखा था, लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर को अलग अलग लिखते हैं। जैसे आप पाँच के अंदर पाँच का भाग जाएगा एक बार, और फिर ये आएगा 5 एकम 5, एक के बाद में यहाँ एक तक सॉल्व करना होता है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर सात में सात का भाग एक बार जाएगा। 15 के अंदर पाँच का भाग 3 बार गया, फिर 3 5 × 15, 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने लिखा। अब पाँच को हल किया तो हमने पाँच का तो आएगा, एक तो आया हमारे पास, पाँच का तो आया 5। अब सात का लिखोगे तो सात का आपके पास सात ही आएगा। 15 का 5 × 3 आएगा, तो 15 का आएगा 5 × 3। अब आप इनमें से ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है, ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो यहाँ एक में आगे आप इसको और भी सॉल्व करो, 1 एकम 1, फिर एक का भाग जाएगा इसके अंदर, फिर इसमें भी एक का भाग जाएगा। तो ऐसे सिंपल तरीके से लिख सकते हो, आगे भी हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक से आप मल्टीप्लाई करोगे वापस तो वही संख्या फिर सेम आ जाती है। तो 5 का 5 × 1 लिख सकते हो, 7 का 7 × 1 लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 का 5 × 3 × 1 लिख दो। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो सभी के अंदर हो, जो सभी के गुणा में आए। अब यहाँ देखोगे 5 और 1 संख्या है, यहाँ 7 और 1 है, यहाँ 5 3 और 1 है। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो सभी तीनों के अंदर होना चाहिए, ऐसा नंबर जो तीनों में है। अब 5 देखोगे आप पहले और तीसरे में है, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 7 है। तो एक एक है, एक सभी में है ना, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक को आप लोगे तो एक आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 होता तो फिर एक गुणा में हम 5 भी लिख देते, तो वो हमारा क्या होता, एचसीएफ होता, यानी कि मैसा होता। तो इसको एलसीएम और एचसीएफ को हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फ्रैक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन वाला चैप्टर, तो इसलिए हम इसको डिटेल में ज़्यादा पढ़ नहीं पढ़ रहे। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एचसीएफ आपको अलग अलग इस प्रकार से निकालना होता है। लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए गए तो फिर आप इन सभी नंबर को एक बार इकट्ठा लिखोगे। जैसे 4 6 2 का हमने एलसीएम कितना निकाला था, 12 निकाला था। तो 4 6 2 को आप ऐसे लिखोगे तो एक ही बार में इसको आप सॉल्व कर कर सकते हो ऐसे। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 2 से इसको काटोगे। 2 एकम 2, 3 पे, फिर 1 पे और 3 पे काटोगे तो आगे 1 पे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 12 आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में। 4 6 और 2 का एलसीएम आया 12, और 5 7 15 का एचसीएफ आया 1। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सभी में होना चाहिए, इन सभी में। और एलसीएम यानी कि इन सभी का जो गुणा होता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। अब दोस्तों एलसीएफ और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब इसको एक बार रफ कर दें, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। तो इसमें क्या है दोस्तों, 5 7 15 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1। अब हम इसका जो लैसा है वो कितना आएगा हमारे पास, लैसा है। तो लैसा अब हमने क्या निकाल रहे हैं, हम लैसा निकाल रहे हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। तो लैसा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम। तो 4/5, 6/7, 2/15। तो ये जो हमारी तीन भिन्न दी हुई थी हमारे पास, इनका लैस है, लैस है हमारे पास आएगा 12/1। 12/1, 12/1 का मतलब हो गया 12। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने
इस क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने लैसे निकाल दिया। और लैसे किस प्रकार से निकाला जाता है? अंशों का लैसे एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकाला जाता है। अंशों का एलसीएम ऊपर लिखते हैं। जैसे हमारे पास अंशों का एलसीएम, अंश थे हमारे पास 4, 6 और 2, इनका हमने एलसीएम निकाला, वो आया 12। तो 12 को हमने ऊपर की तरफ लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। और हरों का एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ यानी कि मैस है। तो हर थे हमारे पास 5, 7 और 15। 5, 7, 15 हमारे हर थे। तो हर का हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला, वो आया 1। तो हर के एचसीएफ को हम नीचे की तरफ लिखते हैं। तो 12/1 यानी कि 12। तो 4/5, 6/7 और 2/15 का जो एलसीएम है, जो हमारा लैस है, वो कितना आएगा? 12 आएगा। इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाला, यानी कि लैसे निकाला। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आगे देखते हैं कि इसका मैस है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैसे के अंदर क्या होता है दोस्तों? जब भी आपको मैसे निकालना होगा, तो जब भिन्नों का मैसे निकालना, तो अंशों का आप मैसे निकालोगे। अंशों का एचसीएफ, अंशों का आप एचसीएफ निकालोगे, और बटा में हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। इसके अंदर काम थोड़ा उसका उल्ट होता है, जिसमें इसमें अंशों का क्या निकाला था हमने? एलसीएम निकाला था। लैसे के अंदर अंशों का एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन मैसे के अंदर अंशों का एचसीएफ निकाला जाता है। और इसके अंदर देखा था हमने, लैसे में हरों का एचसीएफ निकाला था, और इसके अंदर हरों का क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। ये इसमें थोड़ा फर्क होता है, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। मैसे को बोला जाता है एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ निकालना हो, तो एक बात आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपके याद ना रहे, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बात देखिए। जब आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि लैसे निकालना है, तो ऊपर वाले का लैसे ही निकाला जाता है। और जब आपको मान लो मैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ ही निकाला जाता है। नहीं, जो चीज आप फाइंड करना चाह रहे हो, जो चीज आप क्वेश्चन में अगर आपको मैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो। अगर आपको मान लो एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, यानी कि ऊपर वाले का वही सेम चीज निकाल होती है जो आप फाइंड करना चाह रहे हो। लेकिन नीचे वाली जो चीज होती है, वो उसकी जस्ट अपोजिट होती है। अगर ऊपर वाले का एलसीएम कर रहे हो, तो नीचे वाले का एचसीएफ करोगे। अगर नीचे ऊपर वाले का एचसीएफ कर रहे हो, तो नीचे वाले का एलसीएम करोगे। तो लय से निकाल के तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम मैसे है जो, इसको निकाल के देखेंगे कि मैसे जो है एचसीएफ किस प्रकार से भिन्नों का निकाला जाता है। तो भिन्नों का मैसे निकालने के लिए हमारे पास जो भिन्न थी, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया? 4/5, 4/5, 4/5 कोमा 6/7, 6/7 कोमा 2/15, कोमा 2/15। अब हम इस क्वेश्चन को मैथ से निकालेंगे। अब मैथ से निकालने के लिए सबसे पहले हमें अंशों का एचसीएफ निकालना होगा। तो अंश है हमारे पास 4, 6 और 2। अंश है हमारे पास 4, 4, 6 और 2। इनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अब आप 4, 6 और 2 का एचसीएफ निकालोगे, तो देखो कितना आता है एचसीएफ। 4 का हम एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया कि आपको अलग अलग सॉल्व करना होता है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से। फिर आप 6 को हल करोगे, तो 2 दूना 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 2 को हल करोगे, तो 2 एकम 2। अब आगे इसको लिखोगे आप, तो 4 का जो आपको लिखोगे गुणा के अंदर, 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2। 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3। और आगे फिर जो लास्ट वाला 2 है, इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा में 1, या फिर सीधा 2 लिख सकते हो। अब ऐसा आपको नंबर ढूंढना होता है जो सभी के अंदर हो, जो सभी में हो। अब आप देखोगे यहाँ, तो दो ऐसा संख्या है जो सभी तीनों के अंदर है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। जैसे यहाँ 3 है, 3 एक में है, ऊपर वाले और नीचे वाले में 3 नहीं है। फिर 1 है, वो नीचे वाले में है, ऊपर दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार से एक ऐसा नंबर, एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक गुणा के अंदर लगा लोगे यहाँ पे, तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के अलावा देखो कोई नंबर है जो सभी तीनों में हो, तो दो दो ही ऐसी संख्या है जो सभी तीनों में है। इसका मतलब 2 है, ये हमारी क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। 2 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ के अंदर एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो सभी में होती है।
तो सभी में यहाँ दो है, तो दो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 4 6 2 का जो एचसीएफ है, 4 6 और 2 क्या है, हमारे अंश हैं। अंश बटा हर हमारी भिन्न होती है, ऊपर बड़े अंश हैं, 4 6 2, तो 4 6 2 का एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब हम हरों का एलसीएम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम, हर है हमारे पास 5 7 और 15। अब 5 7 और 15 है, इसका आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। और एलसीएम मैंने बताया आपको कि एलसीएम इस प्रकार से इकट्ठा ही निकालना होता है सभी संख्याओं का। आप इसको हल करोगे, 5 एकम 5, साथ में भाग जाएगा नहीं, जिसमें भाग नहीं जाता उसको सेम यहाँ सेम एज इट इज लिखा जाता है। 15 में 5 का जाएगा, 5 दिया 15। अब आगे आप भागोगे तो 3 का दे सकते हो एक बार, एक और साथ में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा, 3 एकम 3। अब सात में 7 का भाग चला जाएगा, तो बाकी संख्याएं सेम लिख सकते हो, 7 एकम 7। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इन संख्याओं का आपस में आप क्या करोगे, गुणा करोगे। 7 का 3 से, फिर 5 से, 5 दिया 15, 15 7 105। तो 105 इस प्रकार से आएगा, 5 गुणा में 3 गुणा में 7। तो ये आपका क्या आ गया, 105 आया। और 105 आपका आ गया एलसीएम, क्योंकि आप हम क्या निकाल रहे, हरों का एलसीएम निकाल रहे थे। तो हर थे हमारे पास 5 था हर, 7 और 15। 5 7 और 15 का हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम निकाला और एलसीएम आया 105। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 7 और 15 का एलसीएम हमारे पास आ गया 105। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 105 आया। अब देखो, अब हमने क्वेश्चन में पूछा था, हम क्वेश्चन में पूछा था कि मैसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ भिन्न लिखेंगे। हमारी भिन्न थी पहली 4/5, 6/7 और 2/15। इसका मैस है, यानी कि इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा अंशों का एचसीएफ। तो अंश थे हमारे पास 4 6 2, इसका एचसीएफ हमने क्या निकाला था, इसका एचसीएफ हमने निकाला था यहाँ 2। तो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा 2, बटा में नीचे की तरफ लिखा जाएगा हरों का एलसीएम। तो हर थे हमारे पास 5 7 और 15, इनका एलसीएम था हमारे पास 5 7 और 15। हमारे पास क्या है, ये हमारे हर है, हरों का एलसीएम है 105। तो नीचे की तरफ हम लिखेंगे 105 को। तो जो हमारा आंसर होगा वह आ जाएगा 2/105। ये हमारा आंसर होएगा, उत्तर होएगा। यानी कि 4/5, 6/7 और 2/15 का मैस है, यानी कि एचसीएफ होगा 2/105। और अभी हमने इस क्वेश्चन को, अब हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इस 4/5, 6/7 और 2/15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालोगे। तो अंश थे हमारे पास 4 6 2, इसका आपने एलसीएम निकाला आया 12। फिर हरों का एचसीएफ, तो हर थे हमारे पास 5 7 15, 5 7 15 का हमने एचसीएफ निकाला, तो वो आया 1। तो इस प्रकार हम लैसा निकालेंगे, 4/5, 6/7 और 2/15 का लैस है, यानी कि एलसीएम हमारे पास आएगा 12/1। इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, इस फॉर्मूले की तरफ लिखते हैं। जैसे अंशों का एलसीएम लिखना है, तो ऊपर अंशों का एलसीएम लिखेंगे। तो अंशों का एलसीएम हमारे पास 12 है, तो 12 ऊपर लिखा हमने। फिर हरों का एचसीएफ है, तो हर हमारे पास तो 5 7 15, और 5 7 15 का एचसीएफ यानी कि 1, तो 1 हमने नीचे की तरफ लिखा। तो इस पूरी भिन्न है, जो ये तीनों भिन्न है, 4/5, 6/7 और 2/15, इसका एलसीएम हमारे पास आया 12। इसके बाद में हमने एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ इस प्रकार से निकाला, एचसीएफ यानी कि महस है, अंशों का हमने एचसीएफ निकाला, हरों का एलसीएम निकाला। अंश थे हमारे पास 4 6 2, 4 6 2 का हमने एचसीएफ निकाला, तो 2 आया। और फिर हरों का एलसीएम निकाला, तो हर थे हमारे पास 5 7 15, और 5 7 15 का हमने एलसीएम निकाला, तो वो आया हमारे पास 105। तो 2/105, 4/5, 6/7 और 2/15 का मैस है, यानी कि एचसीएफ हमारे पास आया 2/105। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये क्वेश्चन था दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का, यानी कि लैसा और मैसा किस प्रकार से भिन्नों का निकाला जाता है। ये हमारे पास तीन भिन्न दी हुई थी, उसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखा कि लैसा और मैसा किस प्रकार से निकाला जाता है। अब दोस्तों हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे हमने कल भी यह क्वेश्चन वैसे तो किया था पिछली क्लास के अंदर, तो लेकिन दोबारा देखते हैं इसको। 0.218, ये हमारे पास क्वेश्चन है 0.218। तो 218 के अंदर 18 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 0.218 में
18 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, को साधारण भिन्न में बदलो। ये क्वेश्चन आ जाए, को साधारण साधारण भिन्न में बदलो। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। हमने क्या करना है, 0.218 के ऊपर जो बार लगा हुआ है इसको हमने क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना था, जब भी बार वाला क्वेश्चन हो, इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया हो और उसको आपको साधारण भिन्न में बदलना हो, तो जितने अंकों के ऊपर बार लगी होती है उतने ही हम 9 को नीचे लगाते हैं। जैसे यहाँ संख्या 218 दी है, पहले तो इस नंबर को लिख लो यहाँ 218। अब क्या करोगे, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 आप नीचे लगाओगे, उतने ही 9 आप नीचे लगाओगे, यानी कि यहाँ बार कितने अंकों के ऊपर है, 18 के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ 1 और 2, इन दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो 2 बार आप 9 को नीचे लिखोगे। अब क्या करोगे, इसके बाद बिना बार वाले अंकों के लिए नीचे दाईं ओर शून्य लगाते हैं हम नीचे दाईं ओर क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। अब देखोगे आप कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 वाला एक ही अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो मतलब एक बार हम जीरो लिखेंगे। जितने अंकों पर बार नहीं होती उतने ही जीरो हम नीचे की तरफ लगाते हैं। तो अब हमने जीरो लगाई एक, इस क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक अंक के ऊपर बार नहीं है, इसलिए हमने एक बार जीरो नीचे लगाई। अब क्या करते हैं, इसके बाद में साथ ही क्या करेंगे, इसके बाद बिना बार वाली संख्याओं को मूल संख्या में से माइनस कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो ये मूल संख्या हमारी 218, इसमें से माइनस करेंगे बिना बार वाली संख्या। तो बिना बार वाला यहाँ 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। 218 में आप 2 को माइनस करोगे, आएगा 216, बटा में आएगा 990। ये आपकी साधारण भिन्न होगी, फिर भी ये आगे कटती है तो इसको आप काट सकते हो। इस 216 बटे 990 को आप आगे काटोगे तो ये कट जाएगी। 12/55 के अंदर आप इसको काटोगे तो ये आपका आंसर आएगा 12/55। इसको 5 से काट सकते हो, या फिर ऊपर नीचे से आप 3 3 से भी काट सकते हो। 3 7 21, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 330। आगे फिर 3 3 से काट सकते हो इसको, या 9 के पहाड़े से आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12/55। तो इस प्रकार से जब भी आपके पास बार वाली संख्या आ जाए और उसको आपको साधारण भिन्न में बदलना हो, तो इस प्रकार से आप उसको साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, ये तो हमारी सिंपल एक संख्या थी, बार वाली संख्या थी जिसको हमने साधारण भिन्न में बदला। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों बार वाली संख्याओं का आपस में एडिशन दे देता है, यानी कि जोड़ दे देता है। उनका हमने जोड़ किस प्रकार से हम हल करते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 3.47, इसके ऊपर बार लगा हुआ है 3.47 पे, प्लस में 1.04 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसके बाद प्लस 3.01 के ऊपर हमने क्या लगाया है, बार लगाया हुआ है। और अब हमने इसको हल करना है, यानी कि इसका हमको आंसर निकालना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो जब ये इस प्रकार से हमारे पास बार वाली संख्याएं आती हैं, तो उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास तरीका था जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है साधारण भिन्न का, सेम इसी तरीके से हम इसको हल करते हैं। जो पॉइंट से पहले वाली संख्या होती है, जो यहाँ दशमलव से पहले वाली संख्या होती है बाईं तरफ, उस संख्या को तो हम डायरेक्ट सेम लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 पॉइंट से पहले 3 है, 3 को तो हम सीधा सिंपल लिखेंगे। जो बार वाला 47 लिखा हुआ है, 47 के ऊपर बार है, तो 47 के ऊपर हम बार है तो इसको हम लिखते हैं 47/99, यानी कि 99। और 47/99 इसलिए लिखा, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी संख्याएं नीचे सेम लिखी जाती हैं। तो इसको हल करने का तरीका ये है, तो बार 47 के ऊपर है तो यानी कि 2 अंकों पे बार है, तो 2 बार हम 9 को नीचे लिखेंगे। आगे लिखेंगे प्लस एक का एक सेम आएगा। फिर 0 4 है, 0 4 के नीचे 99 लिखा जाएगा। अब 0 4 के नीचे 99 इसलिए लिखा क्योंकि 0 4 यानी कि 2 अंकों पे बार है, तो अब 2 बार 9 को नीचे लिखोगे। आगे फिर प्लस 3 के बाद में अब 0 1 के बटा में 99 आएगा, यानी कि 2 अंकों पे बार है, तो जितने अंकों पे बार होता है उतने ही 9 हम नीचे की तरफ लिखते हैं। अब हमने इस प्रकार से लिख लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे। साइड वाली संख्याएं होती हैं उनको आप अलग से ऐड कर सकते हो। जैसे 3 है, 1 है और 3 है। इन- इस तीन इस 3 1 और इस 3 को आप अलग से ऐड कर सकते हो। यहाँ आएगा 3 प्लस में 1 प्लस 3,
इसको अलग से ऐड किया और जो बच गई वो सारी संख्याएं अलग से ऐड हो गई। 47 प्लस में 4 प्लस में 1 और बटा में 99 आएगा। सभी का एलसीएम नीचे की तरफ क्या है, सभी सभी में क्या है, सेम संख्या है, 99 है सभी में, तो 99 हम एलसीएम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 और 3 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। आप इसको ऐड करोगे 47 4 और 1 4 1 5, 47 और 5 कितने हो जाएगा 52, 52 बटा में आएगा 99। तो 7 से 52 बटा 99 लिखेंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप आगे हल करोगे तो 7.52 के ऊपर आप बार लगा सकते हो। क्योंकि जब हम बार वाली संख्या को हल करके नीचे 99 लिखते हैं, बार हटाते हैं तो 99 आता है, यानी कि जितने अंकों पे बार होता है उतने ही हम 9 नीचे की तरफ लिखते हैं। तो अब हम 99 अगर नीचे की तरफ है, दो अंक, 2 बार 9 है, तो ऊपर 2 अंकों पे हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। तो ये संख्या आएगी 7.52 के ऊपर बार। तो इसका जब हम इसमें तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.52, इसके ऊपर लिखा होगा बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम जो नॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसके दोनों मेथड से आप इसे हल कर सकते हैं। एक एक मेथड तो ये हो गया जिससे मैंने आपको हल करके दिखाया। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास नंबर थे, तो इनका एक सामान्य तरीका होता है कि कम से कम जितनी भी बार लगा होता है, बार वाली संख्या को हम 2 बार जरूर लिखते हैं। हम कितने बार लिखते हैं, 2 बार जरूर लिखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 3.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस नंबर को हम 2 बार तो जरूर लिखेंगे, यानी कि 3.47 47 2 बार जरूर लिखना होता है, यानी कि 3 बार 47 लिखा है एक बार और एक बार हम और लिख देंगे। बार का मतलब ये भी होता है कि वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। यानी कि जब हमने पढ़ा था क्वेश्चन आवर्ती वाली संख्या पर जो पढ़ी थी, आवर्ती दशमलव भिन्न के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था रिपीटिशन में, पिछली क्लास में बताया था कि 3.47 है जिसके ऊपर बार लगा उसको हम कितनी बार लिखते हैं, कम से कम 2 बार लिखते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 1.04, इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1.0404, 2 बार लिखोगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 3.01, तो 3.0101, इसको भी आप क्या करोगे 2 बार लिखोगे। अब आप इन सभी को ऐड करोगे, तो इन सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आएगा 7.5252। ये आपके पास आंसर आएगा। और 7.5252 अगर 2 बार है तो आप 7.52 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यही आंसर तो हमने पहले निकाल चुके हैं, 7.52 के ऊपर क्या आता है, बार आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब तो हमने देखा कि जो ये नंबर है हमारी संख्या है, इनका एडिशन, इसमें आप प्लस आए माइनस आए तो उस प्रकार से आप हल करोगे। अगर माइनस आए तो फिर प्लस, जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहां आप माइनस लगा के इसको हल कर सकते हो। इनमें कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बार वाली संख्याओं का गुणा किस प्रकार से होता है। जैसे 0.3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया और फिर इसको हम गुणा कर रहे हैं मान लो 0.4 के ऊपर बार से, तो इसका क्या आंसर होगा। तो जब इस प्रकार से आया है तो हमने हल करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। जैसे 3 के ऊपर 12, 3 पहले सिंपल संख्या लिखे, जितने अंकों पे 12 उतने ही 9 हम नीचे लगाते हैं। बस इसमें 3 चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। एक तो आपको 9 का ध्यान रखना है, एक 0 का ध्यान रखना है, और एक आपको क्या चीज माइनस हो रही है उसका ध्यान रखना है। 9 तो उतने आते हैं जितने संख्याओं पे बार लगा होता है। जैसे जितने अंकों पे बार है उतने ही 9 नीचे की तरफ लिखते हैं। और बिना जैसे बार वाली, जैसे हमने पीछे पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 नीचे लगाएंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतनी ही 0 नीचे लगाएंगे। और वह संख्या बिना बार वाली संख्या को ऊपर वाली मूल संख्या में से हम माइनस भी करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है इसको हल करने के लिए। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3/9 आ जाएगा। बिना बार वाली कोई संख्या है ही नहीं, तो फिर हम इसको सीधा 3/9 लिख सकते हैं। आगे आप लिखोगे तो इसको लिखोगे 4/9, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 4 12, 9 9 81, 12/81 आपका आंसर होगा। इसको आप आगे हल करोगे तो आपके पास आएगा 0.148 तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 0.148 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार। यानी कि जिसका रिपीटिशन होता है उसके ऊपर हम, जिस संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हम आपका आंसर हो जाएगा 0.148 के ऊपर बार। इस प्रकार से हम बार वाली संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।
वैसे तो हमने जो पहले हम पढ़ चुके हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भिन्नों को अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में किस प्रकार से उनको लगाया जाता है और आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। या कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी विन बताओ या सबसे छोटी विन बताओ। तो ये सारे जो मेथड थे तरीके थे वो मैंने पिछली दो क्लासों में मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट दो के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस प्रकार से सबसे छोटी बिन को फाइंड किया जाता है और किस प्रकार से सबसे बड़ी बिन को फाइंड किया जाता है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन है पी बटा पी बटा क्यू के रूप में पी बटा क्यू के रूप में संख्या लिखी जाएगी 0.12 12 12। ये 3 बार लिखा हुआ है। डॉट 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 बराबर होगा बराबर होगा। तो इसके अंदर हमारे पास मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो ये चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4/11 और सेकंड ऑप्शन है 2/11 और थर्ड ऑप्शन है 4/33 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2/33। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पी बटा क्यू के रूप में संख्या 0.12 12 12 को लिखना है। तो अब हम जब भी देखो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आए कि इसको हम 0.12 12 के रूप में लिखना है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ संख्या है ये बड़ी 0.12 12 12, ये बड़ा नंबर है तो ये 12 है, ये कई बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो हम इस संख्या को कैसे 0.12 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि बार वाली संख्या को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इस नंबर को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 आप नीचे की तरफ लिखते हो। तो 12 बटा आप क्या लिखोगे, इसको 99। और इसको आप आगे हल करोगे तो 3 के पहाड़े से काटोगे इसको 12 को, तो 3 चौके 12, 99 को काटोगे 33 या 99, तो 4/33 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करोगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यदि एक बटा के अंदर 2.357, यदि एक बटा में 2.357 इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास, यानी कि इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.42426। हो तो हो तो एक बटा में 0.002357 इसका मान कितना होगा। ये चीज हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू, इसका मान 2.357 है और ये एक बटा में दिया गया 0.002357। तो इसका वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आएगा। तो आपको दोस्तों जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी संख्याएं होती है नीचे की तरफ ये बड़ी, ये एक जैसी होती है, सिर्फ फर्क होता है पॉइंट का। तो पॉइंट देखो यहाँ तो 2 के बाद लगाया और यहाँ 2 से पहले ही लगा दिया। आपको सिर्फ पॉइंट चेक करना है, आंसर तो आपको सेम ही रहता है, ऑप्शन भी इसी तरीके से दिए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पॉइंट का हमको पता नहीं लगता, क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आंसर में सभी ऑप्शंस में आपको मिलेगा 42 से ही लिखा मिलेगा सभी ऑप्शन में। लेकिन ये देखना होगा कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, 4 के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, किस जगह पे पॉइंट आएगा। तो आप क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, आप देखो कि नीचे दशमलव 3 स्थान बाईं ओर किसका है। देखो नीचे जो दशमलव है ये हमारा 3 स्थान बाईं ओर किसका है, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, पहले तो यहाँ 2 के बाद था और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट है 2 के बाद और यहाँ पे पॉइंट है इस जगह पे। तो आप देखोगे पॉइंट कितने स्थान किसका, एक पॉइंट स्थान ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो 3 स्थान पॉइंट किसका है,
तीन स्थान किसका है, पॉइंट हमारा, यानी कि बाईं ओर अगर तीन स्थान किसका है तो जो उत्तर आएगा उसमें हम दाईं ओर तीन स्थान किसका आएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर तो यही आएगा 42,426 वाला। पॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ था, अब इस पॉइंट को हम तीन स्थान देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ तीन स्थान इधर की तरफ किसका है, यानी कि पहले यहाँ था पॉइंट, तो इस तरह बाईं तरफ तीन स्थान किसका, तो उत्तर के अंदर दाईं तरफ तीन स्थान हम इस पॉइंट को किसकाएंगे। तो दाईं तरफ आप जब इसको पॉइंट को तीन स्थान किसकाओगे तो आपका पॉइंट चला जाएगा 4 2 पॉइंट इस जगह पे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ, 4 2 426, ये हमारा क्वेश्चन था। ये 0 पॉइंट यहाँ पे इस जगह पे लगाया हुआ था। अब हम इसको हटा के पॉइंट को आगे खिसकाएंगे और कितने अंक खिसकाएंगे, 3 अंक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4.424, 424.26, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे। तीन स्थान दाईं ओर पॉइंट खिसकेगा। अगर बाईं ओर पॉइंट खिसता खिसकता है तो इधर हम दाईं ओर इसको आंसर में खिसका के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट आंसर इसका ऐसे हल किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, का वर्गमूल है, का वर्गमूल है। देखने में तो क्वेश्चन छोटा छोटा लग रहा है, देखिए आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे हमें पूरा मेथड फॉलो करना होता है। बार वाली संख्या का जो रूल है उसको हमें पूरा अच्छे से अप्लाई करना होता है, फिर ही हम इसका आंसर बता पाते हैं। 0.8 के ऊपर बार आएगा ऑप्शन ए में, या फिर आपके पास में 0.6 के ऊपर बार है, और सी ऑप्शन में मान लो दिया 0.7 के ऊपर दे दिया आपको, और डी ऑप्शन है हमारा 0.9 के ऊपर 12। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, और अब हमें निकालना है 0.4 का वर्गमूल, यानी कि 0.4 के ऊपर जो बार लगा हो इसका अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा कितना आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब देखो, जैसे ही सबसे पहले हम बार वाला जो नियम है उसको देखेंगे कि बार वाली संख्याओं को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई 0.4 के ऊपर बार। मैंने बताया जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने अंकों को हम उतने 9 नीचे लगाते हैं। तो इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 4/9, ये लिख लिया। अब हमने इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन के बाद वर्गमूल ही पढ़ेंगे दोस्तों। वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट, और घनमूल होता है आपका क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब के बारे में आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल निकाले जाते हैं। ये भिन्न वाला चैप्टर है, इसके बाद जस्ट यही चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे वैसे बता दूं, वर्गमूल होता है उसको इस तरह से ये करनी के रूप में शो करते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं वर्गमूल। जैसे इसके अंदर हमने कोई नंबर लिखा 25, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। यानी कि ऐसी दो संख्याओं का आपस में ऐसी सेम संख्या को गुणा करेंगे तो वो अंदर वाली संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे 5 को 5 से गुणा करोगे 25 बनेगा। और अनरूट के अंदर, अनरूट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। तो अनरूट के अंदर अगर आप यहाँ 16 लिख दिया तो इसका आंसर आएगा 4, यानी कि 4 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 16, 5 को 5 से गुणा कर रहे हो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। उसी प्रकार से अब इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, ये संख्या लिख दी, अब इसको आप वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने का मतलब यहाँ अनरूट लगेगा ऊपर नीचे। अब 4 का अनरूट होगा 2, यानी कि 2 दूना 4, और 3 तिया 9, तो 2/3 आपका यहाँ आंसर आएगा। और 2/3 आपको पता होता है दोस्तों, जो 2 में अगर आप 3 का भाग देते तो ये भाग पूरा पूरा तो जाता नहीं है, लेकिन 0.666 इस प्रकार से जाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.6 के ऊपर बार, यानी कि उस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है जो बार बार रिपीट होती है। यहाँ 6 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हम बार लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.6 बार। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ और इसका वर्गमूल निकालना है तो हमारे पास आएगा 0.6 बार। चलिए दोस्तों, अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था और वो काफी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 0.077 और इसके अंदर बार लगा हुआ है, वो बार लगा हुआ है 077 इन तीनों संख्याओं पे। और इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है इसके अंदर। और भाग देना है 7.33 का, 7.33 का। और 33 के अंदर क्या है, 33 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन था जो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एग्जाम में आया उसका नाम है आरआरबी रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आपने हल करना है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा इसको सरल करने पे। तो 0.077 के ऊपर बार है और भाग देना है इसके अंदर 7.33 का, और 33 के ऊपर बार लगा हुआ है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या किया था, चार ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन है हमारे पास 7.7/66। ऑप्शन बी आपके पास है 7/333। ऑप्शन सी आपके पास है 7/666। और ऑप्शन डी ये है आपके पास 7/33। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तभी आपको कहीं ना कहीं आइडिया चलेगा, पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, हमें तरीका वही फॉलो करना है जो मैंने पहले आपको बताया था कि बार वाली संख्याएं किस प्रकार से सॉल्व की जाती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ऊपर जो संख्या है, ऊपर जो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में पहले इसको हल करते हैं। 0.077 और इन तीनों संख्याओं पे बार है, तीन अंकों पे बार है, 0.77 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये तीन अंकों पे बार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 77 के ऊपर संख्या 77 होगी। 77 से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 77 ऊपर संख्या होगी। अब नीचे कितने नौ आएंगे, तीन अंकों पे बार है, तो हम तीन बार क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे। तो 77/300 999 लिखेंगे। इसके बाद में निशान है भाग भाग का, तो हम भाग लगाएंगे। भाग लगाया यहाँ पे। भाग लगाने के बाद में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारा 7.33। आगे दिया हुआ है 7.33 और 33 के ऊपर बार लगाया गया है। 33 के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर पहले नंबर लिखेंगे वो तो लिखेंगे 733। यहाँ नंबर क्या आएगा हमारा 733। और बटा में क्या आएगा, बटा में तो नीचे हम 9 लिखते हैं। 9 कितने लिखेंगे, दो अंकों पे बार है तो दो बार क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और दो बार हमने क्या लिखा, नीचे की तरफ 9 लिखा। और जितने अंकों पे बार नहीं है वो संख्या हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो संख्या हम क्या करते हैं, माइनस। तो अब यहाँ माइनस हो जाएगा ऊपर की तरफ 7, यानी कि 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को हम माइनस करेंगे। अब यहाँ देखो एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ जीरो नहीं लिखा दोस्तों, नीचे की तरफ हमने क्या नहीं लिखा, जीरो नहीं लिखा। जीरो दोस्तों तभी लिखते हैं जब पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट के राइट साइड में अगर कोई बिना बार वाली संख्या बचे तभी जीरो लिखा जाता है यहाँ। लेकिन पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या बचती है तो फिर हम नीचे की तरफ जीरो नहीं लगाते। इस बात का आप खास ध्यान रखना। कहीं यहाँ देख लो कि एक संख्या के एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार जीरो लगा दो, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन बताया था उसके अंदर क्या था, जो साधारण भिन्न वाला मैंने पहले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बताया था, इसमें क्या था, 0.218 था, यानी कि पॉइंट के बाद कोई संख्या बची थी उसके ऊपर बार नहीं था, इसलिए जीरो एक आई थी। यानी कि यहाँ दो था, एक अंक था दो, इसके ऊपर बार नहीं लगा इसलिए हमने एक बार जीरो लगाई थी। लेकिन पॉइंट के बाद वाली देखनी है, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या पे बार नहीं है तो वो चीज़ हम नहीं देखेंगे। तो पॉइंट के बाद देखना होता है कि पॉइंट के बाद कोई संख्या हो अगर बिना बार वाली। पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं है बिना बार वाला, इसलिए जीरो नीचे नहीं आएगी। अब दोस्तों आगे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ क्या है, 77/999, 77/999 और यहाँ फिर भाग आएगा
733 में से 7 जाएंगे, ये आएगा 726। 726/99। और इसको हल करने के लिए मैंने आपको बता दूं, जब भी आपके पास फ्रैक्शन फ्रैक्शन दी हो, यानी कोई भिन्न दी हो और भिन्न के आगे भाग का निशान हो, तो उसको गुणा में बदलते हैं, तो हम उल्टा कर देते हैं संख्याओं को। यानी कि 77/999 तो सेम आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आगे वाला नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। तो उल्टा करके लिखोगे तो आएगा 99/726। और इसको आप हल करोगे तो आगे आपके पास आएगा 7/666। तो इस प्रकार से इसको आप काट के हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/666। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। तो बार वाले संख्याएं इस प्रकार से हल होती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। 1.45 के ऊपर बार है। 1.45 45 पे ऊपर बार है, प्लस के अंदर 0.312, और इसमें 12 के ऊपर बार लगाया गया है, 3 के ऊपर बार नहीं है। -1.112, और इसमें सिर्फ 2 के ऊपर बार लगाया है। को सरल कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, और ये आया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 8 अप्रैल 2021 को, और ये आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया था ये बड़ा क्वेश्चन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1.45 1.45 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस में 0.312 है, और 312 में सिर्फ 12 के ऊपर बार है, और माइनस में है 1.112, और इसके अंदर 2 के ऊपर बार है। और इसके अंदर हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो थे 13/20। पहला ऑप्शन था 13/20, दूसरा ऑप्शन था 374, 374/495, सी ऑप्शन था हमारे पास 163/300, और चौथा ऑप्शन था हमारे पास 589/900। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। वैसे तो मैंने आपको पहले भी प्लस माइनस वाला जो बार वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन फिर से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था उतनी ही 9 नीचे की तरफ लिखते हैं। या तो आप 9 की तरीके से उस तरीके से कर लो, तो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। अब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को, ये इसमें क्या है, प्लस और माइनस दिए गए हैं। इसमें प्लस और माइनस दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे 1.45 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप इस नंबर को 45 वाला जो नंबर है इसको आप क्या करोगे, ऐसे करके लिख सकते हो। यानी कि 1.45 45 45, क्योंकि बार लगा हुआ है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। और प्लस में 0.312, 312, फिर 12, फिर 12, और 12 के ऊपर हम बार लगाएंगे, और यहाँ 45 के ऊपर बार लगाएंगे, 3 पॉइंट इस तरह से। और माइनस के अंदर जो संख्या है हमारी 1.1122, 1.1122, और लास्ट वाले 2 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये किस प्रकार से लिखी है, तो मैंने आपको बताया था जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने संख्याओं की क्या होती है, रिपीटिशन होती है। यानी कि वह संख्याएं बार बार आती हैं। जैसे 45 पे बार आया तो 45 45 बार बार आएगा, और यहाँ 0.312 पे अंदर 12 के ऊपर बार है, सिर्फ 12 के ऊपर बार है, तो मैंने यहाँ जो 3 लिखा है वो तो सेम लिखा है। 3 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये 3 है, ये तो क्या है, मैंने यहाँ सेम लिखा है। लेकिन 12 के ऊपर बार है तो 12 को हमने बार बार लिखा है। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वही संख्या सिर्फ आपकी बार बार लिखी जाती है। यहाँ 3 है, 3 तो सेम लिखा गया। 3 के बाद में क्या है कि 12 है, जो
3 सेम लिखा, लेकिन 12 को बार बार लिखा। बार बार इसलिए लिखा क्योंकि 12 के ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसी संख्या को बार बार लिखा जाता है। यहाँ 312 के ऊपर पूरे पे बार होता तो फिर हम 312 312 ऐसे लिखते। तो इस प्रकार से मैंने लिखा, और फिर आगे जो नंबर है, यहाँ 11 सेम है तो 11 को तो एक बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 को यहाँ सेम लिख दिया। अब 2 के ऊपर बार है तो 2 को मैंने आगे 3 4 बार लिख दिया। तो ये दो जिस संख्या पे बार है उसको आप आगे कई बार लिख सकते हैं। तो प्रत्येक संख्या देखोगे मैंने तो 6 7 बार आगे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब आप क्या करोगे, प्लस वाली प्लस में और माइनस वाली माइनस में कर दोगे, जोड़ दोगे अलग अलग, जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इसको आप हल करोगे तो ये पहले दोनों को प्लस करोगे तो 1.4 और 3 7, 5 और 1 6, तो 1.76, और फिर 6 आएगा आगे, और इस प्रकार से 6 6 आएगा, और 6 के ऊपर आप बार लगा सकते हो। इसके अंदर माइनस करोगे इसका तो ये आएगा 1.11, फिर 2 2 आएगा, 2 आएगा 3 बार, और 3 बार आने के बाद जो लास्ट 2 आएगा इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। तो ये आया, ये सेम मैंने इस प्रकार से लिख दिया इस संख्या को। और अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, एक में एक माइनस हो गया तो ये आएगा 0, पॉइंट का पॉइंट आएगा। अब जो आगे वाले नंबर हैं इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ 654। क्योंकि ये 6 है, ये तो इसके ऊपर बार है, इसका मतलब 6 आगे तक चलते जाते हैं। ये संख्या कंप्लीट नहीं हुई, 2 के ऊपर बार है, दो 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 आगे कई बार आएगा। तो आप सिर्फ 2 3 अंकों तक लेंगे तो 0.604, तो 4 के ऊपर बार लगा दोगे आप, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 4 क्या आएगा, बार वाला आएगा, तो 4 आगे नेक्स्ट चलता जाएगा। तो 0.654 के ऊपर बार लगोगे। अब दोस्तों इसको आप हल करोगे तो कैसे करोगे, देखो 0.654 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले तो हम वो नंबर सेम लिखते हैं। जैसे ये संख्या लिखी है हमने 0.654, और बटा में जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं। तो एक संख्या पे बार है तो एक अंक के ऊपर बार है, तो एक बार हम 9 को नीचे लिखेंगे। अब 9 को एक बार नीचे लिखा, अब जितने अंकों के पॉइंट के बाद दाईं तरफ जितने अंकों पे बार नहीं होता है, यहाँ 2 अंकों पे बार नहीं है, 6 और 5 के ऊपर बार नहीं है, कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं है, तो 2 बार हम 0 नीचे की तरफ लिखेंगे। इसके बाद बिना बार वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 654 में आप 65 को माइनस करोगे जो बिना बार वाली है, तो 65 बिना बार वाली है तो 65 को आप माइनस करोगे। इसको आप हल करोगे तो ऊपर आएगा 589 बटा में 900। ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। वैसे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को मैंने इसे डायरेक्ट रूप में डायरेक्ट इसको हल कर दिया। वैसे आप इसको 9 मान के भी हल कर सकते हो, जैसे बार वाली संख्या हटाओगे तो नीचे 9 आएंगे। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था, ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आप प्लस वाली संख्याओं को आप किस प्रकार से एडिशन किया था, जिसके ऊपर बार था वो उतने 9 नीचे लगाए और फिर उनको अलग अलग इस प्रकार से जोड़ के, यानी इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहो आप उसी प्रकार से हल कर सकती है। यानी कि आप चाहे तो बार हटा के 9 लिख दो नीचे और फिर उसको हल कर लो, या फिर उसको आप डायरेक्ट भी ऐड करके हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हमारे पास दिया गया अंडरूट के अंदर 60 84, अंडरूट में 60 84 और इसकी वैल्यू होती है 78, यानी कि ये 78 का क्या होता है, स्क्वायर। 78 की स्क्वायर होती है 60 84, यानी कि 60 84 को आप अंडर करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 78। ये आपके पास दिया होता है। ये देने के बाद में वो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, अंडर के अंदर कुछ संख्याएं देता है, सेम संख्या ही देगा, सिर्फ पॉइंट का फर्क होगा। जैसे 60.84, 60 के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर 84 लिख दिया, और फिर आगे अंडर के अंदर लिखेगा 0.60 84, और प्लस के अंदर फिर आगे अंडर लगाएगा, और अंडर में लिखेगा 0.006084, और प्लस में फिर एक और अंडर लगाएगा, आगे लिखेगा 0.00 4 बार 0, और फिर आएगा 60 84।
और इसको आपको हल करके बताना है कि इसका जोड़ कितना आएगा। तो इसके अंदर चार ऑप्शन है हमारे पास, मैं ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन पहला ऑप्शन है हमारे पास 8.9668। ऑप्शन बी है हमारे पास 8.6658। ऑप्शन सी है हमारे पास 9.1678। और डी ऑप्शन है हमारे पास 8.7898। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन है। इस प्रकार से हमारे पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अंडरूट में 6084 बराबर 78 दिया जाता है। यदि अंडरूट 6084 बराबर 78 हो तो अंडरूट 60.84 प्लस 0.60.84 प्लस के अंदर 0.006084 प्लस में अंडरूट में 0.006084 का आंसर कितना होगा। इस प्रकार से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि अंडरूट में जो संख्या होती है वह तो सेम रहती है, सिर्फ पॉइंट का फर्क होता है। पॉइंट को आगे पीछे करके लिखा जाता है और फिर क्वेश्चन में पूछता है कि इस अंडरूट को आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आपका कितना आएगा। दोस्तों देखते हैं इसके अंदर आपको सिर्फ अंडरूट में यही बात, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे वर्गमूल वाले चैप्टर को, तो मैं आपको कंप्लीट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। लेकिन फिर यहाँ थोड़ा शॉर्टकट के अंदर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ अंडरूट का यूज हुआ है, यानी कि वर्गमूल का यूज हुआ है। इस साइन को वर्गमूल बोलते हैं, ऊपर लगा हुआ जो ये इस प्रकार से जो साइन है इसको करनी बोलते हैं, और वर्गमूल भी कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट। तो आप अंडरूट के अंदर जो 60.84 दिया है, इसका मतलब पॉइंट के बाद आपको सिर्फ संख्याएं देखनी होती है कि पॉइंट की दाईं तरफ, यानी कि पॉइंट के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड के अंदर कितने अंक हैं। उसके आधे अंक, उसकी आधी जीरो लगती है, उसकी आधी। यानी कि यहाँ देखोगे 60 के बाद, पहले तो देखो यहाँ नंबर, जो अंडरूट के अंदर संख्याएं हैं वो सारी सेम है, 60 84 दिया हुआ सभी संख्याओं में, तो 60 84 का आंसर आएगा 78। तो आप सबसे पहले अंडरूट में 60.84 है, इसका आंसर आएगा 78। लेकिन बात ये है कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। पॉइंट ये लगेगा, देखो पॉइंट के बाद में आप अंक देखो कितनी है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास दो अंक हैं, तो अंक, अगर पॉइंट के बाद दो अंक हैं तो एक अंक छोड़ के राइट साइड में हम जीरो पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ आंसर आएगा 7.8 प्लस। इसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट भी आंसर हमारा आएगा तो 78। लेकिन बात ये है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद आप अक्षर देखो कितने हैं, कितने अंक हैं। एक दो तीन चार, चार अंक हैं, तो चार अंक हैं, उसके आधे अंक छोड़ के पॉइंट लगानी है। तो यहाँ चार अंक है तो दो अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, और दो अंक पॉइंट किधर से छोड़ोगे, वो छोड़ोगे राइट साइड में। राइट साइड में एक दो, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, उससे पहले आप जीरो लगा सकते हो। जीरो इसलिए लगाई जाती है ताकि ये पॉइंट दिख जाए दोस्तों, 0.78 लिखा जाता है। 0.78 भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में 0.78 लिखते हैं ताकि ये पॉइंट हमारा दिख जाए, इसलिए। तो 0.78, इसके बाद प्लस। अब नेक्स्ट संख्या भी आएगी तो 78, लेकिन बात यह है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो पॉइंट के बाद आप देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसके बाद के अंक काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः। छः अंक, छः पॉइंट के बाद छः अंक हैं दाई तरफ, तो आप दाई तरफ से तीन अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, एक दो, और तीसरा आप जीरो लगा सकते हो अपने पास से। उसके बाद तीन अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे और उससे पहले एक जीरो लगाओगे। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। नेक्स्ट दिया प्लस, प्लस लिखेंगे। आगे देखोगे कि पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद संख्याओं को काउंट करो कितने अंक हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ आठ अंक हैं। तो आप 78 के अंदर कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, यहाँ आठ है तो यहाँ चार, सिर्फ आधे देखने होते हैं। यहाँ आठ है, आठ अंक है पॉइंट के बाद, तो आप चार अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, और दाईं तरफ से चार अंक छोड़ोगे, तो एक दो, तीसरा अंक है नहीं तो हम जीरो मानेंगे, चौथा है नहीं तो आप जीरो मानोगे, और उसके बाद पॉइंट लगाओगे, और उसके पहले फिर जीरो लिखोगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से लिखोगे।
अब आप क्या करोगे, इन सभी नंबर को आप ऐड करोगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया। तो इसमें होता क्या है कि जगह जो संख्या दी गई है, आंसर तो आपका 78 78 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, यानी कि ये दशमलव की बात है कि दशमलव कहाँ लगेगा। दशमलव हमेशा आधे अंकों के बाद लगता है, आधे अंकों के बाद। दशमलव हमेशा उत्तर में, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उत्तर में, यानी कि आंसर में आधे अंकों के बाद पॉइंट लगता है। जैसे यहाँ पॉइंट दो अंकों के पॉइंट के बाद दो अंक हैं, तो उत्तर में पॉइंट के बाद एक अंक होगा। यहाँ पॉइंट के बाद चार अंक थे, तो उत्तर में पॉइंट के बाद दो अंक थे। यहाँ पॉइंट के बाद में यहाँ कितने अंक थे, यहाँ टोटल छह अंक दिए थे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पॉइंट के बाद तीन अंक थे। यहाँ पॉइंट के बाद में आठ अंक थे, तो यहाँ पॉइंट के बाद चार अंक थे। उत्तर में हमेशा यहाँ पॉइंट के अंदर जितने अंक दिए जाएंगे, ये सारे सम संख्या में ही होंगे, दो चार छः आठ इस प्रकार से होंगे। ये विषम में नहीं होंगे। यहाँ अगर सात अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ आप कहाँ पॉइंट लगाओगे, इसलिए ये सारे सम संख्या में ही दिए जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमने पॉइंट लगा लिए, इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए दोस्तों सिंपल तरीका होता है हमारे पास, जो उसी तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे 7.8 पहली संख्या है, फिर नेक्स्ट संख्या है 0.78, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 0.078। यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी सारे नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। जैसे है राइट साइड में तो राइट साइड में लिख दोगे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। इन सारी संख्याओं को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा और बाकी जो राइट साइड में वो राइट साइड में, दाईं तरफ और बाईं तरफ जो भी नंबर है उनको उसी क्रम में लिख लिया। अब जो खाली स्पेस होती है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है इसको ऐड करने में, तो आप उस खाली स्पेस की जगह पे इस प्रकार से जीरो जीरो लगा के हल कर सकते हो, ताकि आपको जोड़ने में आसानी रहे। यहाँ आठ आएगा, आठ और सात 15 का पाँच, असल एक, आठ और सात 15 और एक 16 का छः, असल एक, आठ और सात 15 और एक 16 का छः, असल एक, तो 8.6685, पाँच आठ, इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो 8.6658 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम पॉइंट वाले जो 100 में अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो ये हमारा चैप्टर है, दिन का चैप्टर फ्रैक्शन वाला, ये कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है। इसको हम नेक्स्ट एक या दो वीडियो में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद शायद एक क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और ये थी हमारी आज की क्लास, क्लास नंबर 17। इससे पहले हमने 16 क्लास से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये फ्रैक्शन का भाग था हमारा तीसरा। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप हमें इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। और आप कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस चीज़ को सोल्यूशन कर पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।